अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? वैसे इस शहर में कोई ठीक ठाक है नहीं। उसकी रीज़न ये है कि जब वीकेंड के बाद आप एक अच्छा वीकेंड गुजारने के बाद ये सोचते हैं कि एक अच्छा हफ्ता अब स्टार्ट होगा और मंडे से आप अपने काम का आगाज़ करेंगे, और फिर इस तरह की ख़बरें सामने आती हैं कि इस शहर में एक माँ चीखती रही, पुकारती रही, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। सिटी एट 10 में मुतअद्दिद दफ़ा हमने इस इशू को उठाया, मुतअद्दिद दफ़ा हमने लास्ट ईयर भी, अगर आपको याद होगा तो रमज़ान से पहले, और जब मैंने ज्वाइन किया था दिसंबर में, तब भी हमने मैन होल्स के हवाले से काफ़ी बात की और काफ़ी सारे ऐसे वाक़यात थे जो सामने आते रहे। लेकिन इंतज़ामिया बेखबर, ख्वाब खरगोश के मज़े लेते हुए, बेफ़िक्र होकर, लाइल्मी के तौर पर ये मैन होल्स जो हैं लोगों की जानें लेते रहे। सिटी एट 10 ने इस हवाले से अपने शो पर नंबर भी दिया उन तमाम लोगों को, उन तमाम व्यूवर्स को जो हमारा मॉर्निंग शो देखते हैं, कि अगर आपको कहीं पर ये खुले मैन होल्स नज़र आएँ तो आप ज़रूर हमें कॉल करें, निशानदेही करें, और जो मुमकिन हो सकेगा हम आपके लिए करेंगे। आज इंसान आंसू बहाए, आज इंसान ये सोचे कि ऐसी और कितनी माएँ हैं जो कि रो चुकी, ऐसी और कितनी माएँ हैं जो खुदा न खास्ता इस हादसे का शिकार होंगी, जिनके बच्चे इस तरह से खुले मैनहोल में गिर जाएंगे, जिनका कोई कसूर नहीं है। ये मासूम जानें जाती रहेंगी और इसी तरीके से चीखो पुकार होती रहेगी, प्रोटेस्ट होता रहेगा। आज कराची शहर में अगर आप नीबा चौरंगी की साइड पर जो हालात हैं इस वक्त आप देखें तो वहाँ पर एहतजाज की सूरत हाल है, ट्रैफिक जैम है, लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं जिन्हें नहीं भी पता आज यहाँ क्या हुआ, तो लोग बता रहे हैं कि एक मासूम बच्चा अपनी जान से गया। क्या वो बच्चा वापस आ जाएगा? नहीं। क्या वो जानी नुकसान पूरा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या उस माँ के आंसू साफ कर दिए जाएंगे? वो माँ भूल जाएगी अपने बच्चे को? कभी नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो गटर खुले छोड़ देते हैं गलियों से, ये जो कुछ लोग हीरोइनची टाइप के, चोर टाइप के गटर के ढक्कन चुरा लेते हैं, या सड़कों पे इस तरीके से ये गटर के ढक्कन खुले होते हैं, उसमें आम शहरी का क्या कसूर है? क्या अब चलते हुए हम नीचे देखते रहें और ये देखते रहें, नापते रहें कि कहीं मैन हॉल तो नहीं है, शॉपिंग करने जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए? मतलब हर वक्त, हर टाइम खौफ की फ़िज़ा, कभी मोबाइल चोरी ना हो जाए, कभी गटर ना खुला हो, कभी सड़कें ना टूटी हों, और फिर हम कहते हैं हम यूथ बना रहे हैं, फिर हम कहते हैं हम 30 सालों में तरक्की की जानिब गामज़न हैं। ये कौन सी तरक्की है? वो तरक्की जिसमें हर साल कितनी सारी माएँ अपने बच्चों को खो देती हैं दूसरों की गफलत की वजह से। इस पर शो में बात करेंगे, टॉप स्टोरीज़ पर हम नज़र डाल लेते हैं। तो आज की टॉप स्टोरी जिस पर सबसे पहले हम बात करेंगे, ये नीपा चौरंगी पर हुए उस वाक़े के हवाले से है जहां पर एक माँ ने अपना बच्चा खो दिया। इस वक्त एहतजाज की सूरत हाल है, ट्रैफिक जैम है। नेक्स्ट स्टोरी जो है वो है मनोड़ा में स्पीड बोट और मुसाफिर लॉन्च का खौफनाक टकराव, 2 खवातीन जाँ बहक, बच्चों समेत 19 अफराद जख्मी। तीसरी जो स्टोरी है वो है सोशल मीडिया के हवाले से। सोशल मीडिया पर कमेंट्स तनाज़ा, पड़ोसियों का झगड़ा, बाप बेटा छुरियों के वार से जख्मी हो गए। अच्छा जी, जो नेक्स्ट स्टोरी है ये है SIUT से रिलेटेड। SIUT का शारा फैसल पर नई इमारत में डायलिसिस सेंटर के क़याम का ऐलान। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टोरी है ये है कराची में 5 नए कब्रिस्तानों का मंसूबा, KMC की तजवीज़ सिंध हुकूमत ने मंजूर कर ली। एंड नेक्स्ट वी हैव सब्जी मंडी की ख़राब सूरत हाल पर ताजरों की मार्केट कमेटी के ख़िलाफ़ चार्जशीट जारी। और जो नेक्स्ट खबर है वो है वेदर अपडेट। मौसम कैसा है कराची का? वैसे मौसम तो जो दिलों का मौसम है ना, वो तो बड़ा ही दुख भरा है। और आज जिस माँ के हवाले से हम बात करेंगे, जिस फैमिली के हवाले से हम बात करेंगे, उस फैमिली ने आज अपना बच्चा नहीं खोया, आज कराची शहर ने एक बच्चा खोया है। और अगर आप उस माँ के दुख का अंदाज़ा लगाएं, मैं जिस तरीके से अपनी अम्मी को देख रही थी इस खबर को देखते हुए, तो मैं ये सोच रही थी कि ये इतना रो रही हैं अगर, और ये इस तरह का इजहार कर रही हैं, तो आप सोचें कि ये जिस फैमिली के बच्चे चले जाते हैं उनका क्या हाल होता होगा। लेकिन मौसम भी आपको बताना ज़रूरी है। तो कराची का जो वेदर है वो है जनाब 21 डिग्री सेंटीग्रेड महकमा मौसमियात के मुताबिक। हवा में नमी का तनासुब 55% है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 6ठे नंबर पर मौजूद है। वेदर फोरकास्ट क्या है आपके साथ में शेयर करते हैं। हमारी स्क्रीन पे कुछ देर में ये वेदर फोरकास्ट जो है वो पॉपअप हो जाएगी। अच्छा जी, 11 बजे जो है वो 22 सेंटीग्रेड है, 12 बजे 25 सेंटीग्रेड है, 1 बजे 27 सेंटीग्रेड है और 2 बजे 29 सेंटीग्रेड है। अब आपको बताते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है, कौन कौन सी अहम समातें हैं। तो सिंध हाई कोर्ट में आज
आईनी और रेगुलर बेंच के रूबरू अहम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हैं। ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर ई चालान के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत होगी। दरख्वास्त मुख्तलिफ सियासी जमातों और दीगर ने दायर कर रखी है। गैर कानूनी तामीरात तजावुज़ से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत होगी। फ़्लाइट ऑपरेशंस आपके साथ में शेयर करते हैं कि तकनीकी और ऑपरेशनल बुनियादों पर जो परवाज़ों की ताख़ीर है या आमद है, उस हवाले से हम आपको बताते हैं कि ऑपरेशनल वजूहात के बायस परवाज़ों की ब्रेक लग गई है। कराची एयरपोर्ट पर उड़ानों का निज़ाम उलट पुलट है। फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर है और 8 परवाज़ें जो हैं वो मनसूख हो गई हैं। अच्छा जी, अब सोने की कीमत आपके साथ में शेयर करते हैं कि सोना जो है वो एक बार फिर से महंगा हो गया है। अच्छा, आलमी बाज़ार में सोना $3,418 फ़ी औंस पर पहुंच गया, जो कि गुज़िश्ता सतह से जो है वो $50 जो है वो ज़्यादा है। मुकामी मार्केट में 1 तोला सोना 4,44,000 जो है 162 रुपये पर आ गया है। अच्छा जी, यानी 5,300 रुपये महंगा हुआ है। 10 ग्राम सोना 3,80,797 रुपये में बिकने लगा है, जिसमें 4,544 रुपये का इजाफा हुआ है। 1 तोला चांदी 5,909 रुपये पर पहुंच गई है, यानी 227 रुपये का इजाफा हुआ है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और हेल्थ सिचुएशन आपके साथ में शेयर करते हैं कि लियारी जनरल अस्पताल में खातून के पेट से 15 किलो वज़नी रसोली निकालने में जो डॉक्टर्स हैं वो कामयाब हो गए हैं। ये सर्जरी जो है वो कामयाब हो गई है। लियारी जनरल अस्पताल की ये रिहायशी थी जो 38 साल खातून है, जिनके पेट से 15 किलो वज़नी ट्यूमर कामयाब सर्जरी के बाद जो है वो निकाल लिया गया है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं कि करेंसी रेट्स जो है वो क्या है। थोड़ी सी देर में माल का हाल जो है हमारी स्क्रीन पर पॉपअप हो जाएगा, तो आप जान सकेंगे कि जो करेंसी रेट्स हैं वो क्या हैं। तो जनाब, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है ये 190 हैं, कैनेडियन डॉलर जो है ये 212 पर हैं, इसके अलावा यूरो जो है 335 पर है, कुवैती दिनार 922 पर है। अच्छा जी, नाउ व्हाट वी हैव नेक्स्ट, हमारे पास क्या है नेक्स्ट। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट जो है, अब हम वेजिटेबल प्राइस जो है वो शेयर कर लेते हैं और वेजिटेबल प्राइस जो है वो क्या है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। जनाब, ये आ गया है टमाटर, ये है 104 पर। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आलू है जो कि 58 पर है। अच्छा जी, इसके बाद लहसुन है जो कि 288 पर है। इसके बाद जो है अदरक है जो 299 पर है। और क्या है जनाब, गाजर 115 पर आ गई है। अच्छा जी, तुरई 150 पर आ गई है। और ये कौन कौन खाता है ज़रा ज़रूर बताइएगा। लौकी जो है 81 पर है। इसके अलावा हमारे पास है फूल गोभी 46 पर, और फिर हमारे पास है खीरा जो कि 69 पर है। एंड इसके अलावा भिंडी जो है वो 207 पर आ गई है। और भाई क्या है नेक्स्ट, प्याज है 81 पर। तो ये वो सिटी अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ में शेयर की। यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर टॉप स्टोरीज़ पर बात करेंगे, सीनियर करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे और आज इस मसले का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अब तक इसके ऊपर जो वाक़या हुआ है नीपा चौरंगी पर, इस पर क्या पेशरफ्त हुई है, क्या डेवलपमेंट हुई है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और कराची की सफाई के हवाले से कराची में जो कुछ भी होता है, कचरा कुंडी और सारी चीज़ें जो भी हो रही होती हैं, हम आपके साथ में शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसी जगह है जिस हवाले से हम ऑलमोस्ट वीकली आपको बताते हैं कि जी वहाँ पर जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि अभी अगर आपने फैमिली के साथ जाना है और वॉक पे जाना है, सी व्यू जाना है, तो आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इतना कचरा है, वहाँ पर इतनी प्रॉब्लम है कि अगर आप वहाँ पर वॉक करते हैं तो उल्टा आपको लगता है कि पता नहीं आप सी व्यू पर आ गए या पता नहीं कहाँ आ गए, मतलब ये कौन सी जगह है जहाँ पर आप वॉक कर रहे हैं। लेकिन फिर कराची से ही यूथ ने ये फ़ैसला किया और इस यूथ को लीड किया एक ज़बरदस्त हमारे यूथ की पर्सनैलिटी हैं जिनका नाम है हम्माद। उनकी अपनी फाउंडेशन भी है, वो मुख्तलिफ काम करते हैं और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि कोई करे नहीं करे, लेकिन हम्माद ने लोगों को जमा करना है और बीच क्लीन करना है। अब ये जो कहते हैं ना कि जी अपनी मदद आपके तहत, तो इसमें तो अगर आप किसी को इंस्टाग्राम पर इन्वाइट करें कि आ जाए जी हमारा सी व्यू जो है वो गंदा हुआ है और आके बीच क्लीन कर दें, वो कह के इतना टाइम तो किसी के पास नहीं होता ना। मगर मैंने इनका एक क्लिप देखा जिसमें ये कह रहे थे कि कुछ लोग कहते थे कि 4 लोग भी नहीं आएंगे और वहाँ पर 700 के करीब लोग जमा हो गए। तो मेरा ख्याल में जो जेंजी हैं वो ये चाहते हैं कि उनका बीच क्लीन हो, वो ये चाहते हैं कि जिन प्लेसेस के ऊपर वो वॉक करना चाहते हैं, जिन प्लेसेस के ऊपर जाकर वो सुकून करना चाहते हैं, दुनिया की नज़रें हमारे बीच पे हैं लेकिन हमने उसे गंदा किया हुआ है। तो ये कारनामा कर दिया हम्माद ने, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हम्माद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। हम्माद, सबसे पहले तो कराची में वैसे ही इतने इशू हैं, अभी आप देखेंगे जो मैन होल वाला इशू हुआ है, इसके ऊपर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? उसके बाद फिर आप
आपसे बात करते हैं। देखें, कहीं ना कहीं ये जो कल रात को एक इश्यू हुआ है, ये हमारी बैड गवर्नेंस से रिलेटेड है। हाँ। और ये वही चीज़ें हैं जिस पे हम आवाज़ उठाना पसंद नहीं करते, या हमें लगता है कि ये शायद मेरा इशू नहीं है। हाँ। हम वेट करते हैं कि शायद वो वाक़या हमारे साथ हो या हमारे किसी रिलेटिव के साथ हो, फिर हम उस पर आवाज़ उठाएं। उसके बाद एहतजाज भी हो रहा है, उसको चीज़ें भी हो रही हैं, बट उसका अब कोई फ़ायदा नहीं, वो बच्चा चला गया दुनिया से। तो हमें चाहिए हम लोग टाइमली एक्शन लें, टाइमली रिस्पॉन्स करें। और अगर जिनका काम है वो नहीं कर रहे, तो अब हमें ये चाहिए, जेन ज़ी को ख़ास तौर पे मैं ये मैसेज देता हूँ कि हमने चीज़ों को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। हम ये वेट नहीं कर सकते कि जिसका काम है वो आए करे तो फिर हमारा काम हो। अब नहीं होता ये। अब जो फास्ट दौर है, इंस्टाग्राम रील्स का दौर है, फास्ट दौर है, जेन ज़ी को ये चाहिए चीज़ें अपने हाथ में लें और ख़ुद ऐसे स्टेप्स लें ताकि हमारा जो आने वाला मुस्तकबिल है वो हमने अपने हाथों से सुधारना है। हाथों से सुधारना है। अच्छा, जिस तरह से ये जेनज़ी की बात करें ना, तो अगर इनको कोई टास्क दे दिया जाए तो ये कर गुजरते हैं और ये वाकई अपने इरादे के बड़े पक्के होते हैं। बीच क्लीन करने का ख्याल कैसे आया? देखें, बीच कराची का एक आइकॉनिक लैंडमार्क हुआ करता था। हमने अपने बचपन में बस ये सुना था कि बीच किसी ज़माने में साफ़ हुआ करता था, बाहर से लोग आते थे देखने, लेकिन कभी भी मैंने अपनी ज़िंदगी में इस बीच को साफ़ नहीं देखा। हाँ। अगर मैं कंपेयर करूं दूसरे मुल्कों के बीच से, वो कराची के बीच से कई ज़्यादा छोटे हैं, कई ज़्यादा कराची का बीच उससे अच्छा है, उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, बट हम उसकी टेक केयर नहीं कर पाते। सही। तो हमने ये डिसाइड करा कि हम कराची का बीच को साफ़ करेंगे। जब मैंने अपनी पहली बीच क्लीनअप की कॉल दी थी, सिर्फ 4 लोग आए थे उस बीच क्लीनअप के अंदर। अच्छा। वो भी बड़ा बुरा मान के जा रहे थे कि ये तुमने हमारा साफ करने के लिए बुला लिया। हाँ, टाइम ज़ाया करने तो के लिए बुला लिया। इतना बड़ा बीच 4 लोग कैसे साफ करेंगे? बात फिर तो ठीक जैसे है। आहिस्ता आहिस्ता हम कॉल्स देते गए, फिर हमने एक बीच क्लीनअप किया था 10 अगस्त 2025 को, जिसके अंदर हमारे 250 लोग आए। उसके बाद जब हमने अपना नेक्स्ट बीच क्लीनअप जो कि अभी रिसेंटली किया है, जिसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, उसमें ऑलमोस्ट कोई 700 से 750 लोग आए और ये बाकायदा उन लोगों ने आके अटेंडेंस लगाई है क्योंकि हमने उनको सर्टिफिकेट्स इशू किए थे। फिर अब हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट बीच क्लीनअप करने जा रहे हैं 25 दिसंबर को, जिसमें मुझे लग रहा है इंशाल्लाह 2000 से ज़्यादा लोग आने वाले हैं और ये एशिया की शायद सबसे बड़ी बीच क्लीनअप हम इंशाल्लाह उस दिन करेंगे। इंशाल्लाह आई होप सो। मैं भी अपने जो सिटी एट 10 के व्यूवर्स हैं उनको ये कहूँगी कि आप हमाद के इस कॉज में इनका साथ दें। और ये आपका समंदर है, हमारा समंदर है, हम सबका समंदर है। इसके लिए हमें भी कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि ये कैसी अजीब बात है ना कि हमारे यहाँ समंदर है लेकिन हम वहाँ नहीं जाते, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वहाँ पर सफाई नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। अशरफ भाई, कितना अच्छा इकदाम है ये और इनको कितना अप्रिशिएट करना चाहेंगे आप? इनको तो जितना अप्रिशिएट करें हाँ काम है, क्योंकि देखें शहरी एक तंजीम है, वो निकली है, करिए किसका काम है जो हम लोग बहस करते रहते हैं। जो सरकार का काम है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है, मसरूफ़ होती है जी, मगर एक जनरल पब्लिक में अगर हम जाएं वो कर रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। बेसिकली अगर हम साहिल को अगर साफ़ करने की बात करें तो मैं बताऊं, कराची का अगर समुंदर की बात करें तो आपका अनट्रीटमेंट जो वाटर है वो करोड़ों गैलन पानी जो है सीवरेज का वो समुंदर में जाता है। सही। और ये ऐसा सस्ता और टिकाऊ है सिस्टम कि समुंदर को हम बर्बाद कर रहे हैं। सही। आपको बताओ PNSC हो गया, दीगर इदारों ने इसके ऊपर ख़त लिखे हैं कि हमारी शिप्स बर्बाद हो रही हैं क्योंकि गटर का और सीवरेज का उन सब का पानी आ रहा है। उसके साथ समुद्री मखलूक जहाँ भाग के मैं जिंदा ही नहीं रह सकती है ना, कि उसका आप गटर का पानी आप समुद्र में डाल रहे हैं और दुनिया में आप कहीं नहीं देखेंगे। सही। आप जाएं, आप सीव्यू पे जाएं, मैकडोनल्ड के बैक साइड पे जाएं, आपको नजर आ जाएगा कोई दूर छुप आके नहीं, ओपन जा रहा है। हमने बरसाती नाले जो मैंने बताया, बरसाती नाले हमने डाले, उसमें हमने क्या किया, सीवरेज की लाइनें डाल दी, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मेन ये कि जैसे ये कर रहे हैं बीच क्लीन कचरा ये सब, लेकिन उस बीच पे जो सबसे बड़ा इशू है ना, ये गटर का पानी। आप जाएं बीच पे, मतलब मैं तो कराची का हूँ और मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे वो बीमारियाँ, स्किन डिजीज हो जाती है। सीवरेज आप जाएं, जाके साइड की मिट्टी देखें तो लगेगा आप गटर में पैर डाल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि इसके लिए अगर कुछ करें ना तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त। बिल्कुल। हमाद, अब जैसे ये मैनहोल का इशू है या कराची के दीगर और भी इशूज़ हैं, तो आई होप सो कि आप ये भी जो है इसके हवाले से भी आवाज़ उठाएं अपने प्लेटफॉर्म से, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको आप जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ। आपकी जो फाउंडेशन है वो मज़ीद इस हवाले से क्या कुछ करें? देखिए,
बेसिकली हमारी एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा एक मकसद है कि हमने पाकिस्तान को 2050 तक बदलना है। सही। और वो मैं और आप अकेले नहीं बदल सकते, उसके लिए एक बहुत बड़ी टीम है जो कि हमारी काम कर रही है। अब लेट से हमारे जब लास्ट बीच क्लीनअप में 750 लोग आए थे, तो ये बीच क्लीनअप हमें भी पता है कि सिर्फ कचरा उठाने से साफ नहीं होगा। हाँ। हमने बेसिकली जो हम ये बीच क्लीनअप करते हैं ये अवेयरनेस के लिए होता है, ना सिर्फ बीच क्लीनअप की अवेयरनेस, उन सारे मसाइल की अवेयरनेस कि अगर कोई स्टेप नहीं ले रहा और अगर आपके हाथ में चीज़ें हैं, भले ही आप 4 लोग हों, भले ही आप 2 लोग हों, आप मिलकर एक इम्पैक्ट क्रिएट करें, एक स्टेप तो आप जो है वो रखें, एक बुनियाद आप रखें कि भाई इस तरीके से जो है चीज़ें मूव फॉरवर्ड होंगी। और ये जो अवेयरनेस है ना, ये क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी है। और अगर आप इस अवेयरनेस में कराची के अवाम को ज़रूर दावत देंगे, इनवाइट करेंगे कि भाई 25 दिसंबर को जाएं और आप अपना बीच क्लीन करें, तो इसमें ये वो अवाम का ही फ़ायदा है। जब आप बीच पर जाएंगे तो आपको साफ़ सुथरा बीच मिलेगा। बाकी जो रिजर्वेशंस आपसे अशरफ भाई ने कहे हैं, मैं चाहूँगी कि उस हवाले से भी आप आवाज़ उठाएं, मुतल्लिका हुकाम से कहें, स्टूडेंट को बताएं कि भाई ये भी एक प्रॉब्लम है, ताकि हर कोई अपने इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, सोशल मीडिया से उस इशू को हाईलाइट करे और मुतल्लिका हुकाम तक उन स्टूडेंट्स की, जेनजीज की आवाज़ पहुंचे कि उन्हें ये भी पता है कि यहाँ पर ये एक और भी मसला है। सिर्फ बीच क्लीनअप की अगर मैं बात करूँ ना, तो सिर्फ बीच पे कचरे का मसला नहीं है। जो हमारी फैक्ट्रीज अपना जो सारा वेस्ट होता है वो सी के अंदर डंप करती हैं, फिर जो हमारा सीवेज की लाइनें कनेक्टेड हैं बीच से, उसकी वजह से जो हमारी मरीन लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है और वही जो पानी में मछलियाँ हैं वही हम इवेंचुअली उसको खा रहे हैं। तो ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमें ही वापस आकर नुकसान पहुँचा रहा है। तो आज अगर हमने बीच को अपने साफ नहीं किया, उसका इतना बुरा हाल हो गया है, तो आप सोचें अगले आने वाले वक्तों में इस बीच का क्या होने वाला है। हम कराची में रहते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता हम बीच पे जाएं, तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि कल को कोई और आएगा और यहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट की तरफ से हम उससे कहेंगे जी आप बीच पे जाएं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर आपका कोई फ्रेंड अगर मुल्क से बाहर से आता है और अगर आप उसको बीच के ऊपर लेके जाते हैं, तो फिर आप उसको कौन से वाले हिस्से में लेके जाएंगे? शुरुआत वाले हिस्सा छोड़ेंगे, बीच में जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, और शायद वो वाला एरिया बीच वाला जो एग्जैक्ट है वो ख़त्म हो जाए और फिर आपको कहीं आगे जाना पड़े और दिखाना पड़े कि कराची में समंदर भी है। लेकिन इससे बचने के लिए इन जेनजीज का साथ दें, और ये जो अमाद की फाउंडेशन है ये कराची के लिए काम करती है, आप लोगों के लिए काम करती है, तो यूथ ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ पार्टिसिपेट करें। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, बहुत शुक्रिया हमाद, आप हमारे शो पर आए। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें हमारे साथ। वेलकम बैक, खुश आमदीद उस सेगमेंट में जो हम सबका फेवरेट सेगमेंट है, क्योंकि इस सेगमेंट में हम करते हैं आपके दिल की बातें, मेरे दिल की बातें, और हमारे सारे मसले हम इसमें हल कर लेते हैं कि कौन सा खाना पकाना चाहिए, कैसी रेसिपी होनी चाहिए, और इसके अलावा अगर घर में कोई मसला है तो टोटकों के ज़रिए उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं आज रेसिपी ऑफ द डे आपके साथ में शेयर करती हूँ, और ये है जी सरसों का साग। हो गई ना एपेटाइट इंक्रीज़, सरसों का साग, बाजरे की रोटी। लेकिन अभी सिर्फ सरसों का साग बनाना हम आपको सिखा रहे हैं कि सरसों का साग बनाने के लिए आपने क्या करना है। तो आपने ये करना है कि सरसों का साग लेना है 1 किलो, फिर मकई का आटा 1 प्याली, हरी मिर्च 8 अदद, लहसुन 8 अदद, गोल लाल मिर्च 10 अदद, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, मक्खन 1 प्याली, बघार के लिए लहसुन 4 अदद, मक्खन आधी प्याली, तेल 3 खाने के चम्मच। साग को काटकर हल्दी वाले पानी में भिगोएं, धोकर देगची में डालें, तमाम अज्जा और पानी खुश्क होने तक पकाएं। ठंडा होने पर चॉपर में पीसकर दोबारा चंद मिनट पकाएं। मकई का आटा मक्खन मिलाकर भून लें, भगार के अज्जा फ्राई करके साग पर डालें और मकई की रोटी के साथ पेश करें। और ये जो ज़बरदस्त किस्म का कम्बिनेशन है ना, बाजरे की रोटी, मकई की रोटी, ये आप खा सकते हैं सरसों के साग के साथ। तो ये आपका सरसों का साग जो है वो हो जाएगा तैयार, और सर्दियों की स्पेशल डिश है, और ये मेरे अब्बू की भी बड़ी स्पेशल डिश है। और मेरे अब्बू अक्सर सर्दियों में ज़रूर अम्मी को कहते थे कि आपने सरसों का साग बनाना है और आपने जो है इस तरह से रोटी बनानी है, मकई की रोटी हो या उसके साथ वो और भी ये जैसे मक्खन रखा हुआ देखा है ना आपने, इस तरह की चीज़ें अब्बू कहते थे कि बनानी है। अभी मेरे अब्बू क्योंकि बीमार हैं, और मेरी दुआ भी यही है आप सब लोगों से कि आप लोग मेरे वालिद साहब के लिए दुआ करें, अल्लाह करे वो जल्दी से ठीक हो और फिर हम उनके साथ ये सरसों का साग जो है वो खाएं और एंजॉय करें। आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, अभी नेक्स्ट जो है वो क्या है? नेक्स्ट एक रिसर्च है, और ये रिसर्च जो है ये इतनी कमाल की रिसर्च है कि हमारे जितने जेंजी हैं ना
या फिर हमारी वो यूथ या मॉडल या एक्ट्रेस जो टैटूज़ बनवाते हैं और फिर उसके बाद वो उसकी एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि ये तो फ़ैशन है। आप फ़ैशन ज़रूर कीजिए, लेकिन ऐसा फ़ैशन जिससे आपकी जान पर बनाए वो फ़ैशन ना करें। ऐसी इंडिया की कई मॉडल्स हैं जो कि बहुत सारी नई चीज़ें अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करती हैं। ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोग अपने आप को बेहतर करने के लिए, फेस लिफ्ट करने के लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने के लिए करवाते हैं, लेकिन फिर वो उनके लिए ख़तरनाक हो जाती हैं। एक ऐसा ही फ़ैशन है जिसको कहते हैं टैटू, और इसका जो शौक़ है, ज़ौक़ है, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो टैटू से जल्द के कैंसर का ख़तरा बढ़ सकता है। अब ये तहकीक में इंकशाफ हुआ है इसका। अब ये है क्या? तहकीक के मुताबिक टैटूज़ बनवाने वाले जो अफराद हैं उनमें जल्द का कैंसर, ख़ास तौर पर मेलानोमा के ख़तरे में 29% इजाफा हो जाता है। अच्छा जी, मेलानोमा सूरज की नुकसानदेह शुआओं की वजह से पैदा होने वाली जल्द के कैंसर की संगीन किस्म है। ये एक तरह की स्किन टाइप है। अच्छा, टैटूज़ जो है उसमें जो कार्सिनोमा के ख़तरे को ज़्यादा वो जो आपके सुपरफिशियल टैटूज़ होते हैं, यानी जो आप स्टिकर वगैरह चिपकाते हैं, वो आपका जो कार्सिनोमा का ख़तरा है उसको ज़्यादा नहीं बढ़ाते, अगरचे दोनों कैंसर सूरज की शुआओं से पैदा होते हैं। अच्छा, अब क्या है कि माहिरीन सेहत का मशवरा है कि टैटूज़ बनवाने वाले अफराद को जिल्द की हिफाजत और बाकायदा चेकअप लाजमी कराना चाहिए। अच्छा, अब इसमें जो है इन्होंने दोनों बातें यहाँ पर मेंशन की हैं इस रिसर्च में कि क्योंकि इसमें ख़तरा है और इससे आपको जिल्द के कैंसर होने का ख़तरा हो जाता है। पहली स्किन टाइप है मेलानोमा, और फिर दूसरी स्किन टाइप के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर आप ये करवा लेते हैं तो फिर बाकायदगी से आपको अपने जो स्किन के डॉक्टर हैं उनको चेकअप करवाना चाहिए। अब इसमें मैं मज़ीद ऐड ऑन करके आपको ये बताती हूँ कि अगर आपके टैटू की रंगत चेंज हो रही है, अगर आपको लगता है कि आपने जो टैटू बनवाया है उस जगह पर आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील हो रही है, इचिंग हो रही है, या आपको लगता है कि उधर उसकी जो शेप है वो थोड़ी सी फैल रही है या चेंज हो रही है, तो प्लीज़ गो एंड सी द डॉक्टर। ज़रूर डॉक्टर को चेक कराएं। और जो भी कोई आप आर्टिफिशियल अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं चीज़ें, चाहे वो फेस से रिलेटेड हों, किसी थेरेपी से रिलेटेड हों, किसी फ़ैशन से रिलेटेड हों, उसको आप परमानेंटली रेगुलरली चेक करवाया करें डॉक्टर के साथ में कि उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो हमारा मकसद यही होता है कि हम आपको ढेर सारी जो है वो रेमेडीज़ बताएं, हम आपकी मुश्किलात दूर करने के लिए आपकी मुश्किलों का हल बताएं। किसी के पाँव में मोच आ गई तो वो क्या करे, कमर दर्द है तो वो क्या करें, तो डेफिनेटली उसके लिए आप लोग सिटी एट 10 देखें। यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो है वो डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे इस टॉपिक के थ्रू, आज की हमारी बातों के थ्रू लोगों में अवेयरनेस फैले। और क्योंकि आज वर्ल्ड एड्स डे है HIV का, तो इस हवाले से करेंगे बात छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अब बात करेंगे उस टॉपिक पर जिस टॉपिक पर लोग बात नहीं करते। ये वो टॉपिक है जिसमें अगर आप आदाद-ओ-शुमार का पता लगाने के लिए मुताल्लिका हुकाम से रब्ता करें तो आपको स्टैट्स भी नहीं देते। मैं बात कर रही हूँ HIV डे के हवाले से, वर्ल्ड एड्स डे के हवाले से, जिसकी अवेयरनेस होना लोगों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका फैलाव कैसे होता है, इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है, इसके अर्ली साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, और क्यों जब भी गवर्नमेंट से इस हवाले से स्टैट्स मांगे जाते हैं तो एक मुबहम सा जवाब मिलता है, ये नहीं मालूम। लेकिन पेशेंट्स को किस तरह ट्रीट करना चाहिए, जिन लोगों को खुदा न खास्ता HIV डायग्नोज हो, उससे पहले क्या अर्ली साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, इस पूरे डिज़ीज़ के बारे में जो है वो आज बात करेंगे। तो इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद अली खान ने, जो कि इंटर्नलिस्ट भी हैं और साइकेट्रिस्ट भी हैं, और एक तरह से हम कहना चाहिए कि जनरल फिजिशियन ही हैं। तो हम बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। हमारे शो में इन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। ठीक ठाक हैं आप? जी। अच्छा सर, आज के दिन की मुनासबत से मैं चाहूँगी कि स्टार्ट यहाँ से लिया जाए कि ये जो HIV है, बेसिकली इस हवाले से बताएं कि ये क्या है और क्या ये क्यूरेबल है, ट्रीटेबल है? सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको ये बताऊं HIV है क्या, व्हाट इज़ HIV? HIV एक वायरस है। अच्छा। अब इसके नाम पे आप गौर करें, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। वो वायरस जो इंसान की डिफिशिएंसी कम कर रहा है। ठीक है। अब ये कॉज करता है एक बीमारी, जिसका नाम है एड्स। सही। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंसी सिंड्रोम। सही। HIV ने एड्स डेवलप की। ठीक है। अब उसमें हुआ क्या, आपकी इम्यूनिटी इतनी कम हो गई कि आपको वो इन्फेक्शंस होने लगे जो आम तौर पे एक नॉर्मल हेल्दी इंसान को नहीं होते। ठीक है।
ये वायरस आपके अटैक करता है इम्यूनिटी पे, ठीक है, आपकी इम्यूनिटी कम करना शुरू कर देता है। टी सेल्स होते हैं जो आपके कम होते हाँ। इतने कम हो जाते हैं कि आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। अच्छा, अब आपने जैसे इंट्रो में कहा कि अब चूंकि मैं साइकियाट्रिस्ट भी हूँ तो मेरी बातों में, मेरी गुफ्तगू में आपको झलक नज़र आएगी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। जी जी। प्रॉब्लम ये है कि इस पे को हम बात करना नहीं चाहते। जी बिल्कुल, कुछ सोशल, यही मैंने कहा ना कि इस पे लोग बात करना नहीं चाहते। जी, हमारा जहन एक मखसूस पॉइंट की तरफ चले जाता है कि अगर एड्स है तो रीज़न ये होगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि एक रीज़न ये भी है, लेकिन और भी बहुत सारे रीजंस हैं। अच्छा देखें, अनफॉर्चुनेटली चूंकि ये वायरस है, जब ये आपके जिस्म में आता है तो 3 दिन बाद, अंदाजे के मुताबिक 3 से 4 दिन बाद ये फ्लू सिम्टम्स डेवलप करता है, जैसे आम वायरसेस करते हैं। सर में दर्द, जिस्म में दर्द, जोड़ों में दर्द, सोर थ्रोट, बुखार। 1 हफ्ते बाद ये सिम्टम्स खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा जी, सही। अब ये वायरस लेटेंट पीरियड में चला जाता है, तकरीबन 10 से 12 साल, हत्ता के 15 साल तक के लिए भी जा सकता है। लेकिन ये जिस्म के अंदर अंदर आपकी इम्यूनिटी को ख़त्म कर रहा होता है, खा रहा होता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आपके जो डिफेंसिव सेल्स हैं, जिनको हम CD4 सेल्स कहते हैं या हेल्पर टी सेल्स कहते हैं, जो एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में 500 से 1500 होने चाहिए, फ्रॉम 500 टू 1500, ये आ जाते हैं 200 या से नीचे। उस वक्त हम मेडिकल टर्म में उस पेशेंट को एड्स डायग्नोस कर देते हैं। अच्छा, ठीक है, अब इम्यूनिटी इतनी कम हो गई कि वो वर्नरेबल हो गया उन इन्फेक्शंस के लिए जो आम हेल्दी इंसान को नहीं होते। सही। अब ट्रांसमिशन की बात करें तो ये किस तरह ट्रांसमिट होता है, हाँ, सबको पता है, ज़्यादातर सिर्फ यही पता है कि ये सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। ओके, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। सही। लेकिन और भी रीजंस हैं। ब्लड एक्सपोजर है, यानी मैंने एक पेशेंट को मैंने इंजेक्शन लगाया, उसी निडल को मैंने यूज़ किया किसी और पेशेंट के ऊपर, और अनलकीली बहुत ज़्यादा मैल प्रैक्टिस हो रही है। कराची जैसे शहर में हो रही है, बीचों बीच हो रही है। सिर्फ चंद पैसे बचाने के लिए क्वैक हजरात जो डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं, वो एक एक सिरिंज कई पेशेंट्स पे यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं। जी, सही। अच्छा सर, ठीक है, ये यूज्ड निडल का जो इशू है ना, ये तो बहुत ज़्यादा है। मतलब ये तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ना कि आप जब किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, यानी किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं जो कि उस तरह से वेल ऑफ नहीं है, तो बस फिर आप अल्लाह ही हवाले जाते हैं कि बस जैसे जाते हैं बस ठीक होके आ जाएं। मुझे आपसे ये पूछना है कि बहुत सारे लोगों ने आपसे ये सवाल तो ज़रूर पूछा होगा कि ठीक है जी, यूज़ निडल जो है वो नहीं करनी चाहिए यूज़, और ये ब्लड एक्सपोजर से भी HIV होता है, फिर ये यूज़ निडल का भी इशू होता है। अब मुझे ये पूछना है, बहुत सारे लोगों का इस हवाले से कंसर्न है कि यूज़ निडल ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। जब भी आप निडल यूज़ करें तो आप हमेशा न्यू जो है वो इंजेक्शन निडल वो सब आप यूज़ करें, कभी भी यूज़ निडल आपने यूज़ नहीं करनी है। लेकिन अगर कोई किसी शख्स के ऊपर ये अप्लाई हो भी जाती है निडल, इन केस किसी की गलती की वजह से, या जिस तरह से आपने मैल प्रैक्टिस का जिक्र किया, अगर यूज़ निडल किसी शख्स के ऊपर अप्लाई हो जाती है तो किन लोगों में ये HIV जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है? क्या उस शख्स को HIV होना ज़रूरी है? अगर उस शख्स को HIV नहीं है और उसकी यूज़ निडल दूसरे शख्स को लग जाती है, तो क्या उस सूरत में HIV हो सकता है? देखिए, एक तो ये था कि निडल इंटेंशनली यूज की जा रही है, हाँ, ठीक है, एक एक्सीडेंटल भी प्रिक हो जाता है, हाँ, एक्सीडेंटल प्रिक हो गया, खासकर हम जैसे जो कम्युनिटी है, जो हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, टेक्नीशियंस हैं, जो काम कर रहे हैं, एक्सीडेंटली ऐसे हादसे हो जाते हैं, ठीक है। अब पेशेंट से ही ट्रांसफर होगा। अगर कोई पेशेंट है जिसको एड्स है या HIV वो पॉजिटिव है और वो डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है, फिर तो आपके लिए चीज़ें आसान हो गई कि भाई फला पेशेंट था, वो एड्स का पेशेंट है या वो HIV पॉजिटिव है और उसकी निडल किसी और को प्रिक हो गई है, एक्सीडेंटली प्रिक हो गई है या प्रिक कर दी गई है, तो वो ट्रांसफर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
स्पेशली कि अगर वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहा और उसका वायरल लोड बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ। अगर वो ट्रीटमेंट ले रहा है, वायरल लोड कम है, तो चांसेस हैं कि शायद ट्रांसमिशन ना हो, चांसेस हैं। हाँ, क्योंकि ये एक्सीडेंटल प्रिक के बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जो कि शायद रिपोर्ट ना होते हो, लेकिन ऐसा हो जाता है। तो मैंने इसलिए पूछा कि वो लोग फौरी तौर पर क्या करें। सबसे पहले हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर्स के पास जाएं, खुद से कुछ ना करें, ठीक, कोई घरेलू टोटके ना आजमाएं। सबसे पहले उस एरिया को वॉश करें, ठीक है, और अगर पॉसिबल है ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोके नहीं, ब्लीडिंग को होने दें, ठीक है, साफ करें, नॉर्मल सलाइन है, पायोडीन है, इस तरह की चीज़ों से साफ करके फ़ौरन के फ़ौरन किसी हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएं, ठीक है, प्रोफेशनल्स के पास जाएं, ठीक, वो फिर आपका टेस्ट करेगा, टेस्ट में अगर पॉजिटिविटी आ जाती है तो वो फिर दोबारा उसको कंफर्मेटरी टेस्ट करेगा, अगर कंफर्मेटरी टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाता है तो इलाज शुरू होगा। जितनी जल्दी इलाज शुरू होगा उतने रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। बिल्कुल ठीक है ना कि हम इस मौजू के ऊपर जब बात करते हैं ना, तो हम ये ज़रूर बात करते हैं कि जो लोग इंटेंशनली ऐसा करते हैं वो तो करते हैं, वो तो गलत है। जब भी आपने निडल यूज़ करनी है, आपने कोई भी चीज़ किसी की, इनफैक्ट आपने, मैं तो कहती हूँ आप किसी का कोम भी अगर होना तो वो भी यूज़ ना करें, मतलब आप किसी की कोई चीज़ यूज़ नहीं करें। लेकिन इशू सारा ये है कि अगर किसी के साथ ये एक्सीडेंटल प्रिक हो जाता है तो उसके लिए उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए और फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। होम रेमेडीज़ या घर में इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। सर, इसकी अवेयरनेस लोगों को कैसे दी जा सकती है, लोगों को कैसे बताया जा सकता है कि ये डिज़ीज़ सिर्फ एक ख़ास मकसद के थ्रू ही नहीं फैलती है, बल्कि जिस तरह से आपने ब्लड एक्सपोजर का जिक्र किया, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, उस हवाले से थोड़ा सा बताएं। देखें, एक राउट और है, जब हम पार्लर जाते हैं या शेव करवाने जाते हैं, तो ब्लेड अगर यूज़ हुआ है, वही ब्लेड किसी और के लिए यूज़ हो गया, तो फिर चांसेस बढ़ गए कि अगर उसको कोई डिजीज़ थी, हम चूंकि HIV की बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि कोई कस्टमर था, कोई क्लाइंट था, वो HIV पॉजिटिव था और उसको नहीं पता था, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, अभी उसको भी नहीं पता, उसका वायरस लेटेंट पीरियड में, उसके बाद कोई और दूसरा क्लाइंट या कस्टमर आया और आपने वही ब्लेड यूज़ कर लिया और गलती से निक लग गया, देन व्हाट? मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि अपने सामने चेंज करवाएं, कि ब्लेड चेंज करें। आप डॉक्टर से या नर्सेस से या कंपाउंडर से बोलें कि निडल चेंज करें, दूसरी नई सिरिंज लें, ठीक है। आपने जैसे बात की कॉम यूज नहीं करना चाहिए, देखें उससे ऑब्वियसली HIV का कोई ताल्लुक नहीं है, कैजुअल कांटेक्ट से, पर फिर भी होता है ना कि स्किन के ऊपर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कांटेक्ट डर्मेटाइटिस वगैरह की सूरत हाल हो सकती है। ये हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स जो हैं वो सिर्फ अपने तक रखें, बिल्कुल, किसी को ऑफर नहीं करें, और अगर कोई मांग भी ले तो बहुत एहतियात के साथ और बहुत प्यार से माजरत कर लें, जी, क्योंकि ये आपके लिए भी अच्छा है और उसके लिए भी अच्छा है। सही, बिल्कुल ठीक है। और एक चीज़ और देखें, अवेयरनेस पैदा करनी है, बात करें, बात करने से ना डरें। सही। हमारे साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर हम HIV की बात करते हैं या एड्स की बात करते हैं तो हमारा दिमाग मखसूस एक जगह चला जाता है, बिल्कुल, हम ये नहीं सोचते कि कोई और रीज़न भी हो सकता है, कुछ और हिस्ट्री भी हो सकती है, लेकिन हम स्पेशली अगर कोई यंग मेल है तो हम फ़ौरन एक जजमेंट जारी कर देते हैं कि ऐसा हुआ होगा। असल में डीप डाउन जाकर हर चीज़ की एक रिसर्च होती है, हर चीज़ के पीछे जो है वो आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, और जब आप किसी की हिस्ट्री लेते हो तो आपको पता चलता है कि जी ये प्रॉब्लम इसको इस वजह से हुआ है। अच्छा सर, हमारे यहाँ जब आप, क्योंकि साइकेट्रिस्ट भी हैं, तो मेंटल हेल्थ जो है वो भी बहुत सारी चीज़ों से ताल्लुक़ रखती है, और जब इंसान की मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, उसको ये पता होता है कि मैं हेल्दी हूँ, मैं फ़िट हूँ, मैं अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से मूव ऑन कर रहा हूँ, तो उसके जहन में ये तमाम तर प्रिकॉशंस भी आते हैं। फिर वो ये ख्याल भी रखता है कि भाई मुझे अच्छे हॉस्पिटल में जाना है, मुझे जो है वो, अगर निडल मैं कहीं गया हूँ, मैंने इंजेक्शन लगवाया है, तो मैंने जो है वो निडल भी देखनी है, तो मैंने ख़रीद के लेना है। अगर मुझे ब्लड चाहिए या मैं कहीं गया हूँ तो मैं पूरी जांच पड़ताल करनी है कि मैं कोई ऐसा ब्लड लेके अपनी किसी फैमिली मेम्बर को ना लगवा दूं जो कि उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो। तो अच्छी मेंटल हेल्थ भी अच्छी सेहत के लिए, अच्छी लाइफ के लिए कितनी ज़रूरी है, ताकि लोग इन तमाम तर चीज़ों से दूर रहे। एटलीस्ट वो सोचने समझने के काबिल होते हैं, एटलीस्ट उनको ये पता होता है कि वी आर एजुकेटेड, वी हैव गुड मेंटल हेल्थ।
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, नंबर 1 मेंटल हेल्थ, हाँ, नंबर 2 मेंटल हेल्थ, नंबर 3 मेंटल हेल्थ एंड आई वुड से कि टिल नंबर 10 मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ, और यस, सोचें, हाँ, सिर्फ वो इंडिविजुअल नहीं जो HIV पॉजिटिव हो गया है, उसके फैमिली मेंबर्स का सोचें हाँ, कि वो किस मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, सही, किस जहनी दबाव से गुजर रहे हैं। एक तो ये उनके लिए खुद इट्सेल्फ एक बुरी खबर है कि हमारा फैमिली मेंबर HIV पॉजिटिव हो गया है, जो आगे जाके एड्स में डेवलप हो जाएगा। जी, फिर उनको हमारे सोशल नॉर्म्स को भी अनफॉर्चुनेटली वो भी फेस करना होगा, लोगों को भी फेस करना होगा, क्योंकि हम ब्रॉड माइंडेड नहीं हैं, हम ज़्यादा खुल के ब्रॉड डायरेक्शन में हम नहीं सोचते कि रीज़न क्या था। हाँ, तो प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा आती है, और इस तरह की कोई भी इलनेस, क्रोनिक इलनेस लीड्स टू डिप्रेशन। सही, डिप्रेशन कैन लीड्स टू सुसाइडल आइडिएशन। सही, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, फिर किसी दिन आप जरूर प्रोग्राम रखिएगा। जी सर, क्योंकि इस तरह की कोई भी बीमारी जो लंबे अरसे तक रहे और जो बहुत डेंजरस हो, क्योंकि अभी तक 100% क्योर तो नहीं आया है 100% क्योर तो ऑब्वियसली, हाँ, इसलिए मैंने आपसे ठीक है, पूछा था ना लेकिन शुरू में कि एडवांसमेंट क्योरेबल आई है या नहीं। हाँ, एडवांसमेंट आई है, बहुत आई है, जी और जी, बहुत अच्छी आई है। हाँ, पहले वो मदर्स जो एड्स पॉजिटिव थी, HIV पॉजिटिव थी, या जिनको एड्स था, हाँ, ट्रांसमिशन होता था वर्टिकल उनकी बेबीज़ को। सही, अब मेडिकेशंस ऐसी आ गई हैं हाँ, कि वो कट डाउन हुआ है। सही, और अभी एक बात मुझे याद आई है, पाकिस्तान में रिसेंटली जी जी, लास्ट 15 इयर्स में 400% रेशो बढ़ा है 400% रेशो इंक्रीज हुआ। जी। दैट्स और लास्ट ईयर बल्कि 3 लाख के करीब जी, पेशेंट्स हैं, मोर देन 3 lakhs, हाँ, जो रजिस्टर्ड हैं, पता चल गया है जिनका कि ये HIV पॉजिटिव है। बट अमंग देम ओनली 58,000 हाँ, दे आर गेटिंग ट्रीटमेंट। क्यों? हाँ। इसलिए नहीं कि सर्विस नहीं है हमारे पास, बहुत अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट, बट हम जाते नहीं हैं। जाते नहीं हैं, बिल्कुल। डॉक्टर के पास जाएं और आपकी जो भी मेडिकल कंडीशन है उनसे कंसर्न करें, उनको बताएं, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे शो पर तशरीफ़ लेकर आए। अच्छा, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा ना, बताया कि इन तमाम इश्यूज़ के अंदर 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक मेंटल हेल्थ जो है उसका बहुत किरदार है, तो अपनी मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक रखें, आपकी ज़िंदगी का हर मामला ठीक रहेगा। शो में आओ तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर एक और ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं जिनसे आपको मिलवाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो कुछ बात कर लेते हैं कि आप अपने आप को कैसे मज़ीद निखार सकते हैं और अपने ही फीचर्स जो आपके पास हैं उसमें मज़ीद कैसे निखार पैदा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट ब्यूटिशियन की ज़रूरत होगी। तो आज हम बात करेंगे कि आपकी जो आईब्रो लेमिनेशन है वो किस तरह से हो सकती है और इसकी क्या टेक्निक है और इसको कितने लोग जो हैं करवा रहे हैं और इसका क्या फ़ायदा है, क्या ये बहुत ट्रेंड में है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है आमना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं भाई क्या हो रहा है आजकल? आजकल तो वेडिंग सीजन चल रहा है, बहुत हाँ। बिजी है और लोग तरह तरह डिफरेंट लुक्स ट्राई कर रहे हैं। सही। तो आज हमने सोचा कि एक लुक जो बहुत ज़्यादा इन डिमांड पाकिस्तान में अब हुई है, ऑल्दो ये न्यूयॉर्क के फैशन रनवे पे 6 years ago आई थी, 2019 में। सही। और हम लोगों ने उसको इंट्रोड्यूस भी कराया था 2019 में और तब से हम कर रहे हैं। हाँ। पर जैसे एक चीज़ थोड़ी कॉमन हो जाती है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ जाती है, हाँ। तो वो अब बहुत सारे लोग हमसे करवा रहे हैं। सही। इसका नाम है ब्राउ लेमिनेशन। ओके, तो किस तरह होती है ये प्रोसेस? प्रोसेस अभी हम आपको लाइव करके दिखाएंगे। सो बेसिकली ब्राउ लेमिनेशन जो होती है, इससे आपको इंस्टेंटली फ्लफ़ी, फुलर, थिकर आईब्रोज मिल जाते हैं अंडर 20 मिनट्स। ओके। और बहुत अच्छी शेप बन जाती है। Right. और उससे आपके आईब्रोज, आपकी लुक पूरी इन्हेंस हो जाती है। जब That's साथ really साथ great. करेंगे हाँ। तो आप देखिएगा अभी इनका बिफोर में आईब्रोज काफ़ी डाउन टर्न्ड हैं, तो हम लोग इनके हेयर लिफ्ट करेंगे अभी यूजिंग सम सॉल्यूशंस। और जैसे लोग पूछेंगे कि अच्छा सॉल्यूशंस यूज़ हो रहे हैं, तो ये कितनी देर रहता है? ये 4 to 6 वीक्स रहता है। अच्छा, 4 to 6 वीक्स। हाँ, 4 to 6 वीक्स इसकी आपकी आईब्रो की शेप सेट सही। हो अच्छा, जाएगी। हम ना आईब्रो के बारे में ना बहुत सारे लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं। अच्छा, वो कॉन्शियस इसलिए होते हैं कि वो ये कहते हैं कि हमारी जो ब्रॉडनेस है या जो हमारी जो नेचुरल हमारी आईब्रो है ना, ये भी, इसकी लुक भी ख़त्म ना हो
और जो है वो थोड़ी सी लिफ्ट भी हो जाए। देखिए, तो कुछ ये पाने के लिए कितना कुछ मुश्किल खोना तो होता है फिर पड़ता है। आपके लिए। देखिए ये वो जरा कभी बताएं। आते तो इसी माइंडसेट हाँ। से हैं कि बहुत नेचुरल चीज बहुत करवानी है, natural, दैट्स फाइन, हाँ। एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि जरूरी नहीं है हर एक को ड्रास्टिक चेंज हम दें। हाँ, वही ना, एकदम ड्रास्टिक चेंज आ जाता है कि आपकी आईब्रो जो है वो बिल्कुल आके ऐसे डाउन आ रही है, हाँ। और सडन फिर आप गए हैं कि आईब्रो लेमिनेशन करवाने के लिए, और फिर उसके बाद ये ऐसे करके चले गई है। तो कुछ लोग क्या होते हैं कि अगर उन पे अच्छा भी लग रहा होता है तो एकदम वो उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते या अडेप्ट नहीं कर पाते कि नहीं मेरा फेस कैसा लग रहा है, हालांकि वो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड या फैशन के अकॉर्डिंग ही हाँ, होता तो है। उसमें वैसे चल ही जाता है। हाँ, उसमें चल जाता है, लेकिन फैशन कैरी करना या कोई भी ट्रीटमेंट कैरी करना कितना ज़रूरी है? आई थिंक जो आपको सूट करे आप वो करो, जो सूट करे जो वो करो। सूट करे वो करो, क्योंकि कभी कभी आप आउट ऑफ प्लेस भी लगना शुरू हो जाते हो। हाँ। बहुत सारे लोग हम डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं, हाँ। या तो वो पीयर प्रेशर के अंडर वो भी चीज़ें करा रहे होते हैं, हाँ। या फिर उन पे वो चीज़ें सूट नहीं कर रही होती, सही। दे ओवरडू इट। Overdo। तो इतना करें कि सटल हो, हाँ। बट आपको एनहेंस कर रहा हो, डोंट गो ओवरबोर्ड। सही। ओवरबोर्ड जाने से आप खुद ही बहुत डिफरेंट लगने लगते बहुत हैं। डिफरेंट लगने लगते हैं। अच्छा, कोई भी चीज़ अगर आप ओवरडू कर लेते हैं ना तो वो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। उसमें ये होता है कि अब जैसे आपने कम बेस लगाई हुई है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि वो थोड़ा सा आप लाइट लग रहे होते हैं, या फिर आप जो है उतना स्पार्कलिंग नहीं लग रहे होते। लेकिन अगर आप कोई चीज़ बहुत इन्हेंस कर लेते हैं उसका ज़्यादा बुरे रिजल्ट होते हैं कंपैरेटिवली कि अगर आप कोई चीज़ लाइटर वे में लगा रहे हैं तो वो एक अलग इशू होता है। Anything that you do हाँ। excessive in हाँ। an excessive manner वो सही नहीं होगा। वो सही नहीं अच्छा, होता। ये हम स्टार्ट बिल्कुल, ये आप बिल्कुल स्टार्ट करवाएं हाँ। भाई, किस तरीके से जो है क्योंकि ये मुझे eyebrow पता है आपके शो पे lamination टाइम है। लिमिटेड हाँ। होता है, जी, मेरी और बिल्कुल। आपकी बातें तो फिर खत्म खत्म नहीं होती। होनी। हाँ बिल्कुल। चलिए जी, जी, आप प्रोसेस स्टार्ट start करवाएं। करें। ये है जी आमना की मॉडल, और अभी इनका जो आईब्रो लेमिनेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होने जा रहा तो है। फर्स्ट बेसिकली हम आईब्रो को क्लीन अप कर लेते हैं। एक आईब्रो शैम्पू भी होता है बाय द वे, ओके, ठीक है? राइट। हाँ। आईब्रो शैम्पू से हम इनको अच्छा, इनके अभी ये eyebrows क्या को हो रहा है? clean आईब्रो करेंगे। शैम्पू, सही। अच्छा क्योंकि जी, ये- अगर हेयर में कोई भी ऑयल है, कोई हाँ, भी डस्ट है, कुछ dust भी है, है, सो वील सही। जस्ट क्लीन इट आउट प्रॉपर्ली। बिल्कुल। इसके बाद हम एक सोल्यूशन लगाएंगे इनको, ओके। जो 3-4 मिनट्स इनके आईब्रो हेयर के ऊपर लगा रहेगा। ओके। और वो जब लगा रहेगा तो बेसिकली इनके आईब्रो को हेयर को वो इतना सॉफ्ट कर देगा कि हम किसी भी शेप में उसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो वो सही। स्टेप 1 हो जाएगा। Right। स्टेप 2 जो है वो आता है फिक्सेशन। ओके। ठीक है, उसमें फिक्सेशन का सोल्यूशन लगेगा कि जब हम इजीली अब हेयर की डायरेक्शन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, हाँ। तो उसको अब हमने जिस डायरेक्शन में लेके जाना है उसको सेट करके क्लाइंट को दिखा के कि आपको ये शेप अच्छी लग रही है कि नहीं अच्छी लग हाँ, रही। हाँ। व्हेन द क्लाइंट सेज ओके, तो उसके ऊपर फिक्सेशन वाला हम सोल्यूशन लगा लेते हैं। सही। तो वो भी 2-3 मिनट रहता है, और उससे क्या होता है कि आपके आईब्रो की शेप वहाँ स्टिल हो जाती है, Still हो जाती रुक है, सही, जाती है। रुक जाती है। फिर कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि ब्राउ टिंट भी हमें साथ हाँ, कर दें। हाँ। तो डिपेंड करता है कि अगर क्लाइंट के बहुत ज़्यादा डार्क बाल हैं, उसमें टिंट की ज़रूरत नहीं है। इनके जैसे अभी मीडियम से हैं, आइडियली तो ऐसे ब्राउज वाले ज़्यादा लोग आते हैं जिनके लाइट होते हैं, जिनको इंस्टेंटली हमें बुशीनेस देनी पड़ती सही है। है। हाँ। अच्छा, ये आपने, चलिए ये तो आपने बता दिया कि भाई किस टाइप के लोग जो है वो किस तरह से करवा रहे होते हैं। अगर ब्राइड्स आए, और आती भी हैं, करवाती हैं। हाँ, क्योंकि ब्राइड्स का ये इशू होता है ना कि उनके साथ बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, और आपको बहुत देखभाल के करना होता है, क्योंकि उनका जो हम लोगों की तरह नहीं कि अभी अगर टाइम नहीं है तो जल्दी से आपने हल्का सा मेकअप कर लिया, आई शेड लगा लिया या लिपस्टिक लगा ली, ऐसे नहीं होता। ब्राइड्स जो होती है वो प्रॉपर हर किसी का एक खास दिन होता है जो उसने उस दिन सबसे अलग लगना उसमें वो होता बहुत है। तो nervous अगर भी ब्राइड्स होती हैं। करवाएं आईब्रो लेमिनेशन तो उनको हम 24 से 48 आवर्स पहले बुक इन करते हैं। अच्छा। क्योंकि इस ट्रीटमेंट के साथ देखें, अगर आप फेशियल कराने चले जाएं, हाँ। तो वो जो थेरेपिस्ट है वो आपके आईब्रोज छेड़ देगी, जो हाँ। फॉर एग्जांपल हमारे सॉल्यूशंस लगे हुए हैं वो बाहर पुल आउट हो जाएंगे। हाँ। तो आइडियली 24 से 48 आवर्स पहले ब्राइड्स आके ये करा सकती हैं, सही। और बहुत सारी आती भी हैं। अच्छा, तो बहुत सारी आती ये अच्छा लगता है बहुत ब्राइड्स के अच्छा ऊपर? लगता है, हाँ, क्योंकि ये लुक बहुत इन है आईब्रोज की। हाँ। तो उनको अच्छा लगता है कि उनको हम अच्छा एक लगता मॉडर्न ब्राइड लगे। सही। और अब मे बी स्पेशली इन कराची, या फिर पीपल आई वुड से हु आर वेरी मॉडर्न, हाँ। तो वो अब लाइट मेकअप में ही रहते हैं। इवन एज अ ब्राइड दे वांट गुड स्किन। तो जब मैं उनको यही एडवाइस करती हूँ कि जब आप अपने स्किन के प्रोसीजर सारे कर लें,
ये आप Then लास्ट आप में फिर रखें। लास्ट में आके आप eyebrow लास्ट lamination में करवा लें, रखें हाँ। क्योंकि इसको फिक्स होने में भी टाइम लगता है, आप उस लुक के साथ अपने आप को एक्सेप्ट करने में हाँ, भी टाइम बिल्कुल, लगता है। हाँ। तो ये ना हो कि लास्ट डे पे करा रहे हो और सबसे चीजें पहले ना एक्सेप्टेंस आपको अपने लुक की खुद होती है, हाँ, उसके हाँ। बाद फिर आप दूसरों को बताते नहीं जी ये मुझ पे अच्छा लग रहा है। जब आप अपने लुक से मुतमईन होते हैं ना, फिर उसके बाद आप जो है वो फर्दर लोगों को बता रहे होते हैं कि भाई आपने इस तरीके से जो है वो इसको कैरी करना है। अच्छा, ये जो आईब्रो Lamination, लेमिनेशन का जो सारा प्रोसेस है, इसमें एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि कुछ लोग होते हैं जिनके आईब्रोज जो हैं वो बहुत ज़्यादा राउंड शेप में होते हैं। अब क्या होता है कि उनकी आंखें होती हैं अच्छी बड़ी प्यारी आंखें होती हैं, लेकिन उनकी जो आईब्रोज हैं वो ऐसे बिल्कुल बिल्कुल राउंड शेप में होते हैं कि लगता है कि मैं कहना नहीं चाहती जैसे क्लाउन हाँ ठीक है बट होता है ऐसा। मैं नहीं कहना चाहती थी ये बात, लेकिन नहीं अच्छा है ना, हाँ, व्यूअर्स को ठीक से समझ ठीक आ से समझ जाएगी, में आ हाँ। जाएगी ना। हाँ, तो उस तरह के जो ख़वातीन हैं या उस टाइप की जो आईब्रोज होती हैं, वो जब आप आईब्रो लेमिनेशन की तरफ लेके जाते हैं तो उसको कहते हैं ड्रास्टिक चेंज, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे जाके एक ऐसा चेंज जो कि उनके खुद के घर वाले, फ्रेंड्स और फैमिली देख के भी हैरान रह जाते हैं कि अच्छा थ्रू आउट हमने उनको ऐसे देखा है, लेकिन अभी जो है वो उनकी आईब्रोज उनकी आंखों के शेप के साथ में मर्ज हो रही हैं या थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या वो लोग ये करवा सकते हैं आईब्रो लेमिनेशन, क्योंकि उनकी जो शेप है वो मेंटेन्ड शेप होती है? If मैं you're समझ getting my गई हूँ, point, हाँ, of course, आप जो हाँ, कह रही हैं, and this is where exactly microblading and brow lamination comes in, क्योंकि Okay. हम मैनिपुलेट कर सकते हैं आपकी शेप को। ओके ठीक है, तो अगर आपका ये व्यूअर्स के लिए क्वेश्चन है या आपका क्वेश्चन ये है हाँ। कि हम राउंड को ही ऊपर करेंगे तो वो बहुत फनी हो जाएगा, बहुत फनी हो जाएगा या बट अब हम क्या करेंगे, हाँ। जैसे अभी भी ये देखिए स्टेप 1 लग गया है, थोड़ा सा अगर हुमा आप सामने हो, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। स्टेप 1 हो गया, ये अब जरा इनका हेयर दिखाइएगा। प्रोसेस हो रहा है, हाँ ठीक हाँ, है। अब इसको मैं किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकती हूँ। फॉर एग्जांपल अब जो राउंड वाला आप ऐसे कह रही हैं हाँ, ना, हाँ। उसको हम यहाँ तक फ्लैट रखेंगे और यहाँ से नीचे ले जाएंगे तो उनका एक हम आर्च क्रिएट कर देंगे, हाँ। तो उनकी राउंडनेस खत्म हो जाएगी। अच्छा, और जब मैंने ये फेस शेप्स पढ़ी समझी तो एक्चुअली राउंड शेप होनी ही नहीं चाहिए। आईब्रो की राउंड शेप इज़ नॉट एनी शेप, हाँ इट सही। हैज़ टू हैव एन आर्च, इट हैज़ टू हैव अ डाउनवर्ड पॉइंट। हाँ। और ये अब मैं व्यूज़ के लिए ये बताना चाहूँगी, सिंस आई लाइक टू शेयर इन्फॉर्मेशन, आपका जी ये बॉडी जो है ना हाँ। आईब्रो की इतनी हाँ शुड बी मैक्सिमम 70% ओके और ये 30%। सही। कुछ लोग होते हैं इनका ये 40 होता है, 50 होता है, यहाँ भी 50 होता है, यहाँ टेल भी इतनी 50, लंबी करके हाँ, आ जाते हाँ, हैं। हाँ। समटाइम्स पीपल से कि नहीं हमें लंबी टेल अच्छी रखनी है। सही। तो अगर आपकी टेल शॉर्ट हो तो आपकी आंखें खुली हुई लगती हैं, हाँ। आपको वो एक नेचुरल लिफ्ट खुली हुई मिल लगती जाता हैं, है, natural मिल जाता है। नेचुरल लिफ्ट मिल सही। जाता है। तो विद राउंड आईब्रोज, यस, दीज टू टेक्निक्स आर ग्रेट टू मैनिपुलेट द शेप ऑफ सही। अच्छा, ये प्रोसेस जो है वो दिखाएं, ये जरा बताती जाएं आमना, ये आपने अभी क्या अप्लाई किया हुआ है इनके हम ऊपर? लोगों ने सोल्यूशन 1 इसके ठीक ऊपर है। अप्लाई किया आफ्टर क्लेंजिंग द सही। आईब्रोज। पहले भी शैम्पू हो गया और शैम्पू, फिर उसके हाँ, बाद cleansing हाँ हो गई। क्लेंजिंग हो गई, फिर उसके ये बाद हमने नंबर 1 लगाया सोल्यूशन, सही और है। इसका अब टाइम हो गया, अब हम इसको रिमूव करेंगे। दे आर सही। रेडी कि हम इसको शेपिंग करनी। ठीक है भाई, दिखाएं ये किस तरीके से रिमूव होगा और साथ साथ प्रोसेस जो है वो भी दिखाते बिल्कुल, जाएं। ये बिल्कुल। स्टेप 2 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। जी, अब हम स्टेप 2 की तरफ बढ़ eyebrow रहे हैं। lamination अब यहाँ पर के आप लिए। देख सकते हैं कि इनके आईब्रो थोड़े ऐसे ऐसे हो रहे हैं, मतलब हाँ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। इजीली अब हम शेप को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सही, बिल्कुल। और इंस्टेंट थोड़ा सा अगर क्लोज थिकनेस हो भी सके तो मिलेगी। जरूर दिखाएंगे क्लोज करके ये। अच्छा, अब ये शेप को हाँ, अभी तो हम शेपिंग करेंगे, अभी हम रिमूव कर रहे हैं। अच्छा रिमूव कर रहे हैं। सही। अब इस पे इसकी जो आफ्टर केयर सर्विस हाँ। वो इंस्ट्रक्शंस हैं, हाँ। वो 24 आवर्स आईब्रो पे पानी नहीं लगाना। अच्छा, और 24 मैं आवर्स आईब्रो पे ideally पानी कहती नहीं हूँ, लगाना है। जी। हाँ। और विद एक्सपीरियंस क्लाइंट्स को मैं एटलीस्ट ये कहती हूँ कि आपको ये अगर ट्रीटमेंट कराना है तो एटलीस्ट सुबह से लेके शाम के टाइम तक आके करवाएं। ओके। क्योंकि रात को आप सो जाते हैं, पिलो पे सर लगेगा, आपकी हाँ। शेप खराब हो जाएगी, तो राइट, मैनेज नहीं हो मैनेज पाएगी। नहीं होगा। राइट, बिल्कुल तो ठीक कह रही हैं। 24 अब आप देखिए हाँ। इतने ब्यूटीफुली उनके आईब्रोज शेप हो रहे हैं। Shape सो हो वी रहे हैव हैं। दिस स्पेशल स्पूली, ओके।
छोटी सी होती है, हाँ, bendable, क्यूट सी लग रही है हाँ, वो, हाँ सही। तो ये वाह भाई, नॉर्मल जस्ट लाइक अ ड्राइंग है। ये जो आपकी अटेंडेंट है, हाँ। इनका नाम क्या है? सानिया। सानिया, आर यू एंजॉयिंग मेकिंग द शेप ऑफ आईब्रोज? अच्छा जी, ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है और बड़ा आसानी के साथ मुझे लगा कि सानिया ने स्टेप 1 किया। अभी और फिर यहाँ उसके हम बाद आपको जो है दोनों step 2 आईब्रोज पर दिखा देते हैं। हमारा थोड़ा सीधा बैठे। हाँ, जरा थोड़ा अब सा ये दिखाएं। देखिए कितनी इसकी अच्छी क्लीन हाँ। ग्रूम्ड लुक है, और अभी जिस पे हमने नहीं किया वो उनके आईब्रोज पहले। आईब्रोज, हाँ बिल्कुल। तो ये भी हम देखिए, थोड़ा सा नीचे भी करेंगे, फाइनल करेंगे दूसरा वाला। सही। चले जी, ये जो है अभी आईब्रोज ये फाइनल ऑलमोस्ट होने जा रही हैं। और स्पेशली जो आजकल कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं, जॉब पे जाने वाली हैं, हाँ। या ब्लॉगर्स हैं, या हाँ, मॉडल्स models हैं, हैं। वो हमारे पास बहुत आते हैं सही ये करवाने के लिए। सही। इवन उनके शूट से पहले वो लोग आ जाते हैं हाँ। कि हमें इस लुक के साथ शूट करना है। सही। वी डू दैट फॉर देम। सही। चलें जी, ये आप अभी जो प्रोसेस है वो देख रहे हैं और ये थोड़ी सी देर में जो है ये कंपाइल हो जाएगा ट्रीटमेंट। अच्छा, ये बताएं कि क्या ये बहुत एक्सपेंसिव है? नहीं अच्छा, नहीं बिल्कुल भी ओके। नहीं। ये 4 to 6 वीक्स रहता है। अच्छा। और अभी तक आई एम येट टू सी समबडी एल्स डूइंग इट। हम तो 6 साल से कर रहे हैं सही। और हम मास्टर्स बन गए इस हाँ चीज़ भाई, में। तो आमना- मैंने किसी आमना और तो का हर कोई treatment काम में बहुत नहीं मास्टर है, देखा, तो माशाल्लाह। जो हमने प्राइस सेट की हुई है दैट्स 10,000। अच्छा अच्छा, 10,000 पे है ये सर्विस। सही। और कभी डील्स लग जाएं तो अच्छा है, किसी अच्छा, को 3 to 4 वीक्स ये रहता है, फिर उसके बाद अगर कोई इसको दोबारा कंटिन्यू 4 to कराना 6 weeks। 4 to 6 वीक रहता है। अगर उसके बाद दोबारा कंटिन्यू कराना चाहें तो आइडियली तो हम कहते हैं एक जरा हफ्ते की ब्रेक दे दें। 1 हफ्ते ब्रेक ले एक लें। हफ्ते की ब्रेक सही। दें, किसी भी चीज में ना थोड़ी ब्रेक तो ब्रेक होनी चाहिए। कंटिन्यूअस कुछ भी करेंगे तो डैमेज हो जाएगा। डैमेज हो जाएगा, तो हाँ। वी वर्क लाइक दैट। ठीक। कि हमारे जो वर्क एथिक्स है ना वो हाँ। काफी ठीक है। चलें जी, ये तो बड़ी उसमें अच्छी हम बात है। सही क्लाइंट को बताते हैं कि जरा ब्रेक दें। ब्रेक जैसे दें। एक्रेलिक्स भी होता है हाँ, ना, एक्रेलिक्स, हाँ तो बिल्कुल। कई क्लाइंट्स उनको 6-6 हफ्ते चला रहे हैं, नहीं रीफिल ही कराते जा रहे हैं, तो तो जब वो फिर कभी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, प्रॉब्लम प्रॉब्लम ना। होती है। हाँ, आप खुद ही देखें, आप एक कपड़ा हाँ। अपने एक ही शर्ट आप 6 हफ्ते से 6 पहन हफ्ते, रही हाँ, हैं, obviously। आप खुद अपने साथ नहीं रह पाएंगे। नहीं रह पाते बिल्कुल। हाँ, ऑब्वियसली Because आपको ना hygiene, हाइजीन हर ट्रीटमेंट में आपको हर जगह पर हाइजीन जो है वो मस्ट है, उसका ख्याल रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप हाइजीन का ख्याल रखते हैं तो आपकी ओवरऑल बॉडी जो है उसका जो है वो परफेक्शन आता है, उसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है। तो अब अगर आपने ये आईब्रो लेमिनेशन कराया है 4 to 6 वीक्स तक वो चल जाता है, आपको लगता है नहीं आपकी लुक बहुत अच्छी हो गई है और आपकी बड़ी मॉडल लुक आ रही है और लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, तो फिर आपने 1 वीक जो है इसमें फिर आपने गैप देना है, फिर उसके बाद अगेन आप ये दोबारा से करवा सकते हैं। डैमेज नहीं करता। अच्छा, डैमेज नहीं करता। डैमेज नहीं करता। और इसमें हम लोग एक आफ्टर केयर ऑयल भी देते हैं। आफ्टर केयर ऑयल, अच्छा। वो ऑयल केराटिन बेस्ड होता है। सो ठीक। हमारे जो अपने बाल होते हैं दैट्स 97% केराटिन, केराटिन, ठीक सही। है, और 3% और कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो जब आप नरिश करते हैं उसी ऑयल से जिससे आपका बाल बना हुआ है, तो आपके इंस्टेंटली, मतलब आई हैव हैड क्लाइंट्स कमिंग बैक टू मी कि ये लेमिनेशन के बाद हमारी ग्रोथ ज़्यादा क्यों हो गई है। हाँ। मैंने कहा वो लेमिनेशन के बाद नहीं, वो जो आपने ऑयल यूज़ किया ऑयल है, यूज़ किया है उस हाँ, वजह से, उसकी वजह से। अब इसमें क्या होता है कि वो ऑयल हम लोग रेकमेंड करते हैं कि हाँ। लगाएं। अब काफ़ी दफ़ा क्लाइंट्स को होता है ट्रीटमेंट करा लिया, आफ्टर केयर खरीदनी नहीं है। आफ्टर केयर नहीं खरीदनी। कभी कभी वो ज़रूरी होती, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि देयर आर मेनी पीपल इन द मार्केट जो हाँ, पुश करना शुरू हो push जाते करना हैं शुरू हो प्रोडक्ट कि ये ले लें, ये वो ले ले लें, लें। हाँ, पर हाँ। कभी कभी आपको देखना चाहिए कि अच्छा हम क्या कह रहे हैं और क्यों ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है ये आपके रूट को थोड़ा सा ड्राई आउट करता है। ट्राई करता है, सही। तो जब रूट ड्राई आउट होती है तो आपका बाल गिर सकता है। गिर सकता है। यही होता है ना, हाँ, तो फिर follicle ज़ाहिर है फिर अगर आप आफ्टर केयर तो यूज़ करेंगे ना। करनी चाहिए। पर आप देखें कि ठीक है आपने क्या ट्रीटमेंट कराया, हाँ। अभी उसकी नहीं समझ में आ रही, उससे मेरे ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है। हाँ। सो एटलीस्ट इन दैट रिगार्ड आपको लेना चाहिए आपको, आफ्टर सही, केयर। बिल्कुल। तो हम लोग केराटिन ऑयल देते हैं, इससे ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। और ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट वैसे इस ट्रीटमेंट के साथ लगा नहीं सकते। सो वी टेल देम कि बिल्कुल थोड़ा सा हाथ पे ऐसे उसको वार्म करके फिंगर टिप्स पे आप सिर्फ रूट पे लगा लें। सिर्फ रूट पे लगा लें तो Yes. वो बहुत बेहतर हो जाता है। अच्छा, अभी ये प्रोसेस दिखाएंगे कहाँ तक पहुंचा अभी दोबारा अब हम स्टेप 2 पे चले गए स्टेप 2 पे हैं। चले गए। स्टेप 2 तो हम चले गए थे, आई गेस स्टेप नहीं स्टेप वो 2 मतलब शेपिंग। अच्छा, स्टेप shaping 1 के बाद जब हमें हेयर हाँ, का हाँ। वो मिल गया कि
अब हम इसको डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा Different सकते direction, हैं। सही। उसने सानिया ने हाँ डायरेक्शन को सेट कर दिया सही, और उसके बाद हमने जो फिक्सेशन वाला सोल्यूशन है वो लगा दिया। अभी ये लगा चुके हैं फिक्सेशन वाला सोल्यूशन, हाँ। और ये फिक्स कर दिया। ये कितनी fix देर कर तक रखना होता है सानिया? 3 मिनट्स तक जो है ये रखना होगा। अगर ये दिखा सकती हैं आगे फेस करके, ये देखें जी, ये स्टेप 2 है और ये फिक्सेशन वाला जो सोल्यूशन है वो लगा दिया है, और आईब्रो ऑलमोस्ट इनकी जो लिफ्ट है वो हो गई हैं। और जैसे ये अभी हम इनका रिमूव करवाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि आईब्रो जो लेमिनेशन है वो किस तरह से होती है। और जिस बारे में हम बात कर रहे हैं ना कि भाई बहुत सारे लोगों को वो अच्छी तो लगती है लेकिन उनको कैरी नहीं करना आ रहा होता, तो हाँ, उसकी ये तो क्या ट्रिक है कि पहले 2-4 दिन तक खुद ही अपने आप को जरा देखते रहें, जरा मुतमईन हो मतलब जाए। मैं वो वही बात फिर से करूंगी कि जैसे ट्रेंड में कुछ होता ट्रेंड है, में कुछ होता है, कभी कपड़ों में भी कोई ऐसा कलर आता है कलर जो आ आप जाता है। कहते हो यार ये तो मैं कभी नहीं पहनूंगी, पर वो फिर आप इतना देखते हो लोगों के ऊपर, फिर वो आपकी आंखों को भाने लग जाता है। हाँ। समटाइम्स इट हैपेंस विद पीपल कि अब जैसे कोई बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप करके बैठ रहा है या कोई बहुत ज़्यादा लाइट मेकअप करके बैठ रहा है, या किसी के बाल जो हैं वो शॉर्ट है। अभी जैसे हानिया का है ना कि उसके बाल जो हैं वो Short है, नेचुरली हाँ। शॉर्ट है, हाँ। लेकिन जब भी वो विग लगाती है तो लोग उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं कि भाई विग क्यों लगाई, क्योंकि लोगों को आदत है उसको उसको शॉर्ट short हेयर hair में में देखने देखने की। की। बिल्कुल, तो बिल्कुल। यूजुअली ये होता है, दोनों लुक उसके ऊपर अच्छे लग हाँ, रहे हैं, हाँ। लेकिन मसला सारा ये है कि लोगों को तो हानिया आमिर को शॉर्ट हेयर में देखने की आदत है, वो टॉन क्रॉप टाइप जो बाल होते हैं। बिल्कुल। बट सिंपल इज दैट कि लोग चेंज आपने तो चेंज करवाया, लेकिन लोग बहुत चेंज जो है वो आपके ऊपर पसंद नहीं और करते। यूजुअली वैसे सभी लोगों पे सूट करता है, सूट करता है, हाँ, क्योंकि वो माइंड बना के आए होते हैं। माइंड बना के आए होते हैं। ये अभी रिमूव कर सकते, दिखा जब सकते हमने- हैं लोगों को हम? नहीं अभी प्रॉपर तो नहीं, शेप अभी अच्छा चले 2 मिनट है, अगर शो में हाँ। टाइम कम है तो हम फिर रिमूव कर लेते हाँ। हैं, इट्स ओके। तो कर दो, अगर आप कर दिखा दो। सकते तो प्लीज हाँ, हम कर ये देते दिखाइए ताकि पीछे हो जाओ, पता चल जल्दी जाए से कि अब सानिया फाइनल शेप जो है वो क्या आई है। तो हमारे साथ में जो आमना है उन्होंने ये करके दिखाया लोगों को कि भाई आईब्रो लेमिनेशन कैसे होती है, और इसके जिन लोगों को साथ बड़े लैश ताफुसात है। लिफ्ट का कॉम्बो बहुत अच्छा लैश लगता है, लिफ्ट, क्योंकि हाँ, आपकी आंखें उससे खुली हुई yes, होती yes, हैं yes, और हाँ। आईब्रो ऊपर होते हैं, तो ये पूरा एरिया इतना एरिया एनहांस होता है, एनहांस होता है। बहुत पर अच्छा ये है, क्या especially जबरदस्त सोचे, vacation के- आप इमेजिन करें कि आईब्रो लेमिनेशन आपने कराया हुआ है और फिर साथ lash लिफ्ट lift हो, कराया oh हुआ है। God, कितनी हाँ, खूबसूरत बहुत लग रहे अच्छा। होंगे, सही बात एंड है। स्पेशली अगर आप वेकेशंस प्लान कर रहे हाँ। हैं तो ये चीज़ें मैंने ये भी नोटिस किया कि अब लोगों को ना एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स वाली चीज़ें चाहिए होती चाहिए होते हैं, हाँ, अब वो सही। नहीं है कि बस एक दिन वाला ग्लो आ जाए, एक दिन नहीं, वाला नहीं, काम नहीं। हो जाए। असल में एक्चुअल में लोग एक तो लोगों की पेशेंस खत्म हो गई। पेशेंस खत्म हो गई, दूसरा लोग अब ठीक ठाक जब घूमने फिरने जाते हैं ना तो वो कहते हैं भी थोड़ा सा इतनी चीजें Easy, हो हाँ। जाएं कि वो फिर बार बार मेकअप नहीं करना पड़े, बार बार जो है वो ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो ट्रीटमेंट ही आपको जो है वो फुलफिल कर दे आपकी रिक्वायरमेंट की, स्किन भी आपकी अच्छी हो रही हो, आप जो है वो इस तरह का कोई बेस लगवा लें कि थोड़े दिन का परमानेंट बेस हो वो। अच्छा जी, फाइनल लुक दिखाइएगा जरा से सानिया, फाइनल लुक दिखाइएगा प्लीज, थोड़ा जरा सा तुम दिखाएं। फ्रंट से खुद भी देख लो यहाँ हाँ, ये है जनाब फाइनल लुक, और ये है आईब्रो लेमिनेशन, यानी आईब्रो जो है उसको लिफ्ट किया है और बहुत नेचुरल लग रही हैं। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि जो है ये सामने ही जो अभी है वो कह रही है कि naturally लग उनको रही। टाइम कम है तो वो थोड़ा सा सेटिंग में जी 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 बिल्कुल, आप सेट कर लें। नीचे करो। तो ये ऑलमोस्ट जो है ये आप देखेंगे आईब्रो लिफ्ट की हैं और थोड़ी सी डार्क भी लग और रही है, इतनी नेचुरल polished- नेचुरल सी भी लग रही है, polished polished, look लग हाँ, रही है। बहुत बहुत ऐसा लग रहा है बनाई हुई प्रॉपर, यू नो proper। लाइक अ कि ड्रॉ, एक-एक बाल एक आपका एक बाल यूं एडजस्ट पीछे होके जा रहा है। बिल्कुल हाँ तरीके से। चलिए जी, ये थी जी आज की ट्रीटमेंट इंस्टेंटली हमारी। आपको मिल गया, वॉल्यूम भी मिल गया, हाँ। आपको डार्कनेस भी मिल गई, Darkness भी मिल और गई। आपकी सेट भी हो गई, आप ग्रूम भी हो गए। बिल्कुल। चलिए जी, आईब्रो लेमिनेशन में आपको ये तीनों फायदे मिल गए हैं कि आपकी आईब्रो जो है वो डार्क भी हो गई है, घने घने बाल भी लग रहे हैं, और उसकी शेप जो है उसकी शेप भी अच्छी हो गई है। आमना, बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पे आई, Always a और pleasure। आमना ने हमें बताया कि भाई किस तरीके से आप ये आईब्रो लेमिनेशन करवा सकते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप आमना से कांटेक्ट कर सकते हैं। शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया है, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।